कि हिंदू जो है वो उतने वोकल नहीं है, उतने संवेदनशील नहीं है। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन में जो 40,000 बेगुनाह मरे गए, उनका क्या हुआ? नोबडी टॉक अबाउट इट। आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग? उसमें मुसलमान सिख भी थे, हिंदू भी थे, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। 84 की चर्चा क्यों? 60 यानी 40,000 लोग इनोसेंट मारे गए जिनका कुछ लेना देना नहीं था। मुझे अपने परिवार की बात है, हमारे परिवार के 10 लोग मार दिए गए जिनका कुछ लेना देना नहीं था। अगर आज से 51 साल पुरानी इस घटना को आप जब बता रहे थे तो आपके तमाम रोंगटे खड़े हुए थे, और मुझे भी बड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या भारत में ये घटना घटी होगी। आपने कहा, गुलजारी लाल नंदा ने आपसे बातचीत में कहा कि न मैंने तो कोई ऑर्डर दिया है, न मैं दे सकता हूं, ना मुझे पता है और न मुझे पता है। तो भारत की जो सत्ता का हायरार्की है, उनसे ऊपर प्रधानमंत्री है। तो क्या इंदिरा गांधी को अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर पर यकीन नहीं था, या खबर के लीक होने का डर था, या इंदिरा गांधी ने सीधे तौर पे ये ऑर्डर किया? और आज अगर हम देखें, आज अगर देश के किसी हिस्से में कोई छोटी सी गाय के ऊपर कोई घटना हो जाती है तो सत्ताएं बदलने की दावा हो जाता है। तो क्या सन 66 में जो लोकतंत्र इतना मजबूत था, जितनी बातें कही जाती हैं, उन्हीं इंदिरा गांधी के दौर में फिर इमरजेंसी भी लगी। लेकिन जो कुछ आप वर्णन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि संसद चल रही हो, संसद के अंदर लोग बैठे हों, और संसद से चंद कदमों की दूरी पर गोली न चल रही हो बल्कि लाशें गिर रही हो? क्या ऐसा मंजर आज सोच सकते हैं आप? क्या इतनी चेतना लोगों की, नेताओं की खत्म हो गई थी कि तमाम सारे लोग बाहर निकल के आते, कोई अपील करते, और एक तरफ ऐसा लग रहा है कि फौज अंग्रेजों की थी, मरने वाला हिंदुस्तानी था, और लोगों में शांति थी। ये इतनी लोगों के अंदर जो है कॉन्शियसनेस क्यों खत्म थी? मैं नहीं समझ सके क्या कारण है। आज तक मैं नहीं समझ पाया क्या कारण था। और ये जितने भी ये बारे अपोजिशन वाले थे, they did not react. I don't know why they did. और किसी ने भी उसको सवाल को उठाने की कोशिश नहीं की। ये बात सच है। और ये भी मैं बात मानता हूँ कि नंदा जी को इस मामले पर में इंदिरा जी को गांधी के फेथ नहीं था। उस वक्त जो वहाँ स्टेट मिनिस्टर थे, ही वॉज ऑपरेटिंग। और बाद में कई चीज़ें पता चली कि जो गुंडे लाए गए थे अशांति फैलाने के लिए, वो कहाँ से लाए गए थे, वो बहुत सारी चर्चा हुई। देखिए, ये उन दिनों कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल लोग थे, उनमें एक माननीय शशि भूषण जी होया करते थे, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। अच्छा, वो थे हरियाणा के कुछ माफिया किंग थे। तो हमें ये बताया गया कि ये जो आग उग लगी है, ये कुछ लोग लाए गए थे, उन्होंने लगाई ताकि इस बहाने से इस आंदोलन को दबा दिया जाए। हालांकि उसका कोई एविडेंस नहीं है, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। मगर मैं एक बात मानता हूं कि अगर भीड़ की इरादा गुंडागर्दी को करना होता या फसाद करना होता, तो कोई भी लीडर या कोई भी जो ऑर्गेनाइजर है, वो तो ना तो अपने औरतों को लाता है ना बच्चों को लाता है। मेरा एक यार्डस्टिक है। इसका मतलब यह है कि जो भी दंगा हुआ कि और लोगों ने किया, कौन थे इसका कुछ पता नहीं। ये कहना असंभव है कि इसके पीछे किसका हाथ था, किसने इसको किया। Who want to torpedo this whole और एजिटेशन। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मगर नंदा जी बिल्कुल बेबस थे। उसके बाद नंदा जी ने इस्तीफा दे दिया, ये भी बात फैक्ट है। और नंदा जी ने पर्सनली बाद में कई बार मेरे से बात की, तो ही वॉज वेरी 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 प्रिक्टा, क्योंकि नंदा जी बेसिकली वॉज ए रिलीजियस मैन। पॉलिटिशियन से ही वॉज मोर रिलीजियस मैन। उस वक्त जब ये घटना घटी, जो कुछ मेरे पास थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है कि सरकार ने मीडिया को इस खबर को दबाने या कम छापने या सरकार की विज्ञप्ति को ज्यादा महत्व देने
आजाद पत्रकारिता के हिसाब से बिल्कुल मना करा था? हाँ, या मैं इसमें कुछ चीजें हैं, उस ये इशू आंदोलन पर है? मैं इस इशू पर आ रहा हूँ। अच्छा, हम लोग खबर बना रहे थे हिंदुस्तान समाचार, तब एक एडवाइजरी आई गवर्नमेंट की तरफ से कि सिर्फ प्रेस नोट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वहीं आप यूज करेंगे, अपनी पर्सनल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ये साफ साफ लिखा था? साफ साफ लिखा था? ये एडवाइजरी थी, Advisory। फोन पर एडवाइजरी आई थी, ये बात सच है, लिखित रूप में नहीं थी। फोन पर सब एजेंसी को कहा गया, लोकल पेपर्स को कहा गया, ये सच है कि जो हम प्रेस नोट इशू करेंगे आप उसी को छापेंगे और उसको शब्दशः छापेंगे, आप अपने किसी कॉरेस्पोंडेंट का कोई वर्जन नहीं देंगे। जो हमारे पास प्रेस नोट आया उसमें 11 लोगों के मरने की खबर थी, और ये कहा गया था कि जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेना के हवाले कर दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने गृह मंत्री पे विश्वास न होना, प्रधानमंत्री को इस देश की आजाद प्रेस पर यकीन न होना, प्रधानमंत्री को क्या वजह थी कि जम्मू कश्मीर की खास फोर्स को बुलाया गया, और इस पूरे मामले में ऐसे क्या डर था सत्ता को और उन लोगों से जो संत स्वामी तमाम सारे लोग थे, बिल्कुल किसी बात कुछ नहीं था इशू पे मनमोहन जी, जिसमें किसी को सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं थी, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में क्या सरकार का डर था कि सरकार ने इतनी ब्रूटलिटी की, और आपके हिसाब से जो आप बता रहे हैं कि 2,500-3 हजार लोग मारे गए। हाँ, 2,500 हजार मारे गए। भारत में सेना को दिल्ली के हवाले करना पड़ा। 47 के बाद ये पहला मौका था जब दंगे जो थे कॉमनर राइट्स, उसके बाद सेना जो पहली बार बुलाई गई दिल्ली की हिस्ट्री में, वो इस एजिटेशन में बुलाई गई और 5 दिन तक पूरी सेना यहाँ थी। लेकिन अगर हम दंगों और इसमें फर्क देखें तो एक तरफ तो निहायती निहत्ते लोग, दूसरी तरफ फौज। ये क्या डर था सत्ता को? आखिर इस आंदोलन की क्या परिणति होती जिससे सत्ता हिलने वाली थी, या कोई इसके पीछे कोई और दूसरी मनोदशा काम कर रही थी? मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि इन्होंने ये सोचा कि इसका रिएक्शन होगा, हालांकि उसका रिएक्शन इनडायरेक्टली हुआ। जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो कांग्रेस सब सीटों पर हार गई, दिल्ली की 7 सीटें जनसंघ ने जीती, तब जनसंघ था, बीजेपी थी नहीं। 66 के बाद से इंदिरा गांधी लंबे समय तक सत्ता में रही, 84 में उनकी दुखद हत्या हुई। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि क्या वजह है मनमोहन जी कि आप के अलावा उस दौर के कितने पत्रकार अब जीवित हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इस घटना को आज भी वो कहीं जगह नहीं मिली है, और तमाम घटनाओं को बड़ी जगह मिलती है। 71 की हम लड़ाई की बात करते हैं वो भी मिलती है, 65 की लड़ाई की बात करते हैं वो भी मिलती है, और उस जमाने छोटे से लेके बड़े आंदोलन की बात, लेकिन इतनी बड़ी घटना को भारत के इतिहास में जगह नहीं मिली। क्या लोगों ने जानबूझ के दबा दिया? लेकिन क्या कारण है ये? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू पार्टियों में, हालांकि मैं उसको डिटेल नहीं जाऊंगा, आपस में प्रतिद्वंदा थी कि इसका क्रेडिट किसी को ना मिले, ए को ना मिले, बी ने को ना मिले। इसलिए भाजपा या जनसंघ 2 बार केंद्र में सत्ता में आई, मगर इसकी किसी ने चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझी। Nobody mentioned it, not even in parliament. यानी अगर हम एक इमरजेंसी की बात देखें तो इमरजेंसी को लेके बहुत बार चर्चा होती है, बहुत बार इंदिरा गांधी की या कांग्रेस, लेकिन ये घटना तो भारत के इतिहास में इमरजेंसी से बड़ी घटना है। बड़ी घटना है कि आदमी को आपने दिल्ली में मार दिया और 3 धाड़े मारा, और संसद के बाहर मारा, संसद के बाहर मारा, और संसद चल रही है। तो मुझे लगता है क्या ये पाखंड नहीं है उन लोगों का जो हिंदुओं की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, गाय की राजनीति करते हैं, वो कोई भी हो। देखिए बात सुनिए, ईमानदारी की बात ये है, मैं बहुत साफ आज आपसे बैठा एज ए कॉरेस्पोंडेंट, मेरा ये अनुभव है कि गाय का जो इशू होता है सिर्फ नोट बटोरने के लिए होता है, नोबडी सीरियस अबाउट इट। अब 4-5 घटनाएं हैं, मैं उसका उल्लेख करूं या ना करूं, मैं थोड़ा डबल माइंड में। करिए क्योंकि ये सब मैं इस रिकॉर्ड आपका कर रहा हूं, क्योंकि आपके बाद कोई नहीं होगा इस सच को बताने के लिए।
देखिए, जब जनता पार्टी पावर में आई तो एक जनता दल के थे, वैसे वो आर्य समाजी थे, जनसंघी थे, वो था ओम प्रकाश प्रसाद थे, आर्य समाजी के लीडर थे। उन्होंने एक नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन लोकसभा में पेश किया जिसमें कहा गया कि काउ स्लाइटर पर बैन लगाया जाए। आप जानते हैं कि नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन की कोई कीमत नहीं होती, उसका आश्वासन देकर उसको वापस ले लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। आपको यह भी पता होगा कि पार्लियामेंट में प्रोसीजर है कि जब नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन सिर्फ शुक्रवार को आता है, और अगर वो आदमी जिसने रेजोल्यूशन डाला हो, अगर वो वहां गैर हाजिर होता है तो वो खत्म हो जाता है। अच्छा, प्रसारथी जी उस दिन गैर हाजिर थे। अच्छा, प्रसारथी जी मुझे सेंट्रल हॉल में मिले। मैं यार तुम इतना हल्ला मचाते हो, तुम उस दिन क्यों नहीं आए भाई? व्हाट वाज द रीजन? तो कहने यार मेरे पास प्रेशर था, कई बड़े लोगों ने कहा कि इस इशू को आप बात उठो, इसलिए मैं उस आदमी का नाम जानता हूं जो बहुत जिम्मेवार रहा, जो एक पर्टिकुलर पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, मगर उन्होंने उनको बुला के कहा कि इसमें कंट्रोवर्सी होगी, डोंट डू इट। कौन थे? नाम छोड़ दीजिए, वो भी जिंदा। हम कम से कम आज की नस्ल को ये तो बता सकते हैं कि जिन्होंने इस इतिहास में इतने जघन्य अपराध में, चाहे चुप्पी साध के, चाहे खामोशी से, जो ऐसा कृत्य किया है, कम से कम उन लोगों को आज तो कम से कम उम्र के इस मोड़ पे उन लोगों की सच्चाई देश को पता चलनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि ये कोई रिटन प्रूफ तो है नहीं इस चीज। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो रिटन से ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि मेरे को उसने बताया था, और वो खुद बहुत ज्यादा इमोशनल था इस इशू पे, क्योंकि हम जानते थे कि उसका थिंकिंग का प्रोसेस क्या है। मगर बहुत बड़े नेता थे, पहले जनसंघ में थे, फिर वो बीजेपी में थे। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उचित नहीं रहेगा ये। इस आंदोलन का उस दौर में जब ये घटना घटी और देश भर में इसकी चर्चा हुई तो लोगों में क्या? देखिए, लोगों में पूरी घटना का पता नहीं था। लोगों को सिर्फ पता था कि 11 साधु मरे हैं, और सरकार ने उसको बहुत मिस इन्फॉर्मेशन करके ये कहा था, ये गुंडागर्दी उन्होंने की, और वो संसद में घुसना चाहते थे, संसद को आग लगाना चाहते थे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी। सो ये ऑफिशियल था। क्या सरकार के लिए मुमकिन था कि 2,500-3 हजार लोग रायसीना हिल पर संसद के सामने, दाएं बाएं, इधर हमारे सीधे हाथ पे आपका जो है वो कामराज है, उधर रेड क्रॉस है, ये सब वो इलाका है, क्या इस इलाके में इतने लोगों के मरने के बाद उनकी लाशों को गायब कर दिया जाए? लाशों को गायब किया गया वो हम जानते हैं, आर्मी ने किया। आर्मी ने जो भीड़ थी वो ट्रक लगाए और उनको दिल्ली से बाहर ले जाके छोड़ दिया। 5,000 बसें लगाई और आर्मी के ट्रक लगाए गए इस भीड़ को बाहर छोड़ने के लिए, ताकि जो उसका रिएक्शन हो वो ना हो, कोई कहे नहीं कि क्या हुआ है। ये फैक्ट है, या हम लोग उसको पूरी जानकारी जो थी हम लोगों को थी। क्या कोई ऐसी बातचीत है अभी भी जो आप बता सकते हैं? क्योंकि मैं उस नहीं जानता कोई, अगर और आपको इस संबंध में वो सच्चाई जो अपने अपनी आंखों से देखी है। लेकिन मैं इसके बारे में जो अपनी आंखों देखने की बात कह सकता हूँ, मैंने जो देखा वही मैं बयान कर सकता हूँ। फिर हमें ये पता चला कि जो रिकॉर्ड था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हमें पता है इस चीज का, क्योंकि रिपोर्टिंग का तो काम इसी तरह का होता है ना। सारा जो रिकॉर्ड था वो कितना एमुनेशन हुआ है ये सब इधर उधर कर दिया गया। अच्छा, फिर किसी ने उसकी कोशिश नहीं की। लीडरशिप का था कौन इस सत्याग्रह का श्रेय ले, किसको मिले, इस पर बड़ा हिसाब किताब था। अच्छा, करपात्री जी के और संघ लीडरों के मतभेद थे जो सब जानते हैं, मैं उसके ज्यादा उल्लेख नहीं करूंगा। अच्छा,
तो इसलिए वो बात जानबूझ के दबा दी, मेरा ये मानना। और दूसरी बात आप कह रहे थे कि हुआ नहीं, देखिए आज की जो मीडिया की हालत है वो उस वक्त मीडिया की हालत नहीं थी, प्राइवेट चैनल थे ही नहीं। आप एजेंसी तीन को कंट्रोल कर लीजिए, वेल एंड गुड। नेशनल मीडिया आपके क्या है, इंग्लिश प्रेस कर लीजिए, काफ़ी है। और इंग्लिश प्रेस ने जो ऑफिशियल स्पोक्समैन का वर्जन था वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली छापा कि ये दंगाई थे और ये संसद को आग लगाना चाहते थे, ये अशांति फैलाना चाहते थे, दे वर द राइटर्स, दंगाई लफ्ज़ है, इसलिए उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, इसलिए हमें मिनिमम फोर्स इस्तेमाल की। इट वॉज ऑफिशियल वर्जन। किसी भी अखबार ने उस जो कुछ आज आपने सच्चाई उसका कुछ 10% भी किसी ने छापा नहीं, बाद में छपा, ये कुछ ऑर्गेनाइजर ने कुछ छापा, कुछ और अखबार में छपा, ये बात सच। मगर कुछ जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। अब क्या कारण है, देखिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक चीज मैं आज के संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं, आज की डेट में हमारे यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत है। जुडिशरी तय कर रही है कि दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जुडिशरी तय कर रही है कि महाकाल में कितना पानी चढ़ना चाहिए, जुडिशरी गांधी जी की हत्या कैसे हुई उस मुकदमे की सुनवाई करने को तैयार है, सन 1984 का एक तरफा सिखों का किस तरह से दिल्ली के अंदर उसकी सुनवाई। क्या इस देश की इतनी बड़ी घटना ने को कभी जुडिशरी ने नहीं सोचा कि इसके बारे में भी तथ्यों को लाना चाहिए, इसकी कोई इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो लोग पावर में थे, इवन जो भी जुडिशियल अपरेटस था, उसमें हिंदुओं की बात करने वाला कोई नहीं था। सेकुलरिस्ट जो था वो ज्यादा प्रीडोमिनेंटली था। तो ये सेकुलरिज्म कैसा था कि जब हिंदुओं के ऊपर गोली चलेगी, संतों पे गोली चलेगी, उसकी बात न करना सेकुलरिज्म है, और हर छोटी घटना को बड़ा बना देना, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या हो, उसको वो ये कैसा, तब भी पाखंड सेकुलरिज्म का यही था जो आज चल रहा है। बात यही है कि गौ रक्षा का जहां मामला आएगा वहां आपके सारा ही रुख चेंज हो जाता है। पता नहीं हुआ, मैं आई डोंट नो व्हाट इज दिस थिंग। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें है कि गौ प्रोटेक्शन होना चाहिए, मगर नहीं हुआ। तो आज जो समाज है, आज 2017-18 चल रहा है, कुछ दिन बाद 26 जनवरी भी है, ये 26 जनवरी आएंगी जाएंगी इसी रायसीना पे, लेकिन इस 26 जनवरी कितने साधुओं की लाशों के ऊपर इसी विजय चौक के ऊपर होती है, लेकिन उस घटना से न कोई उद्दलित होता है, न किसी को उत्तेजना पैदा होती है, न किसी का ज़मीर जागता है, और हम साल दर साल इसको आगे चलाते हैं, और जो घटना इतिहास में दबा दी गई उसको हम लोग उसके ऊपर और मट्टी डाल रहे हैं। अब हम अगर विचारधारा की बात करें तो देश में कांग्रेस की सरकार भी रही, लेफ्ट फ्रंट की भी रही, राइट की भी रही, भारतीय जनता पार्टी की रही। क्या वजह है कि आज की सरकारें इतनी बड़ी घटना का कोई जिक्र क्यों नहीं करना चाहती? मैं इसका, देखिए मैं इसके बारे में दावे से कुछ नहीं कह सकता। एक मनोवृत्ति कही, उनको लगता है कि ये धर्म का मामला था और उन्होंने दंगा किया, जैसे सरकार करती है। सरकार हमेशा, देखिए मेरा अनुभव लाइफ का अभी तक ये है एज ए रिपोर्टर, दंगा मोस्टली जो ये आग लगाना और ये करना है वो लोग नहीं करते हैं जो आंदोलनकारी होते हैं, ये बाहर के लोग करते हैं, जिनको कहते हैं एजेंट प्रोवोकेटिव, भड़काने वाले लोग। अच्छा, आप तो उस दौर की वो भी देखा आपने, लेकिन इसी बोट क्लब के ऊपर हमने बाबरी मस्जिद के ऊपर बहुत बड़ी रैली देखी मुसलमानों की, और इतनी बड़ी रैली थी कि वो इतिहास में बताते हैं लोग नहीं हुई। देखिए यहाँ से लेकर ये स्टेडियम तक दोनों तक भरा हुआ था, और मेरा ख्याल है कि 2 लाख के लगभग। उस रैली के में तमाम सारी चीजें थी, तब क्या गोली देश में चलाने को जरूरत नहीं पड़ी क्या इस देश में? तो मनमोहन जी, आज 56 साल हो गए आपको कोई रिपोर्टिंग करते हुए इस संसद की, आपने हर छोटी बड़ी घटना को देखा, उसके अलावा भी आपका सामाजिक जीवन जो है वो बहुत बहुत लंबा है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर आज भी हिंदुओं को लेकर के एक अलग
उसके लिए कानून बना हुआ है, मुसलमानों के लिए कर अलग कानून बना हुआ है। मुसलमान की बात करो तो सेकुलरिज्म खतरे में है, और हिंदुत्व की बात करो तो देश खतरे में है। ये अजीबोगरीब टाइप का पाखंड कब तक चलेगा? देखिए, ये पखंड चल रहा है, ये बात तो सच है। देखिए, बात ये है कि मेरा ये मानना है कि हिंदू जो है वो उसने वोकल नहीं है, उसने संवेदनशील नहीं है। मैं माइनॉरिटीज़ को भी 56 साल से डील कर रहा हूँ, मुसलमानों को भी, सिखों को भी। अच्छा, उनमें ये है कि जहाँ भी क्राइसिस आता है वो एक हो जाते हैं, वो उसको कैश करना जानते हैं। अब 84 की आप बात कर रहे थे, 84 हुए, मैं बात मानता हूँ गलत हुआ, लोग मारे गए, गलत हुआ, मैं बात मानता हूँ। हाँ, मगर उससे पहले पंजाब में खालिस्तान आंदोलन में जो 40,000 बेगुनाह मरे गए, उनका क्या हुआ? नोबडी टॉक अबाउट इट। आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग? उसमें मुसलमान, सिख भी थे, हिंदू भी थे, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। 84 की चर्चा क्यों? उसकी बात हो तो आप कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। 60 यानी 40,000 लोग इनोसेंट मारे गए, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं था। मुझे अपने परिवार की बात है, हमारे परिवार के 10 लोग मार दिए गए, जिनका कुछ लेना देना नहीं था। जो कि मेरे जीजा जी थे, रिश्ते में थे, वो हेडमास्टर थे एक स्कूल के, अपने बच्चों स्टाफ के लिए वो तहसील पर जाके खजाना से पैसे ला रहे थे। He was shot dead by खालिस्तान। ये जो देखिए, मेरा ये तजर्बा है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो इस मामले में ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो ज़्यादा यूनाइट हो जाती हैं, मीडिया उनको ज़्यादा हाईलाइट करता है। अब मैं रीज़न क्या, मैं नहीं कह सकता। मनमोहन जी, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी और एक लंबी दूरी तय करके आज आप हमारे साथ आए, और आपने इतिहास की उस घटना जिसके आप प्रत्यक्ष गवाह हैं उसको आगे की जनरेशन के लिए अपनी बात को कहा। आपने तमाम आयामों पे बात की। आपने कहीं भी किसी को बचाने, किसी को छुपाने, किसी को उजागर करने की कोशिश नहीं की। आपने ब्लैक एंड व्हाइट में ये घटना कही। बातचीत बहुत कुछ इतिहास आपके मन और मस्तिष्क में है, लेकिन इस विषय पर टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपके आने और दिल खोलकर अपनी बात रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और चाहूंगा कि आपके मन में कुछ ऐसी कोई और कभी घटना हो तो हम एक बार फिर दोबारा आपका मदद लेंगे, और मैं आपकी दीर्घ आयु की, आपकी जो मेमोरी है वो बनी रहे, और लगातार आप और जो काम कर रहे हैं उन कामों में आप कामयाब हों। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।